नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम भृगु बिंदु के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। भृगु बिंदु इसको डेस्टिनी पॉइंट कहा जाता है और इसका जो पर्पस है, ये हमारी जो जीवन का जो पर्पस है, क्यों इस जन्म लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, उसको बताने का, अपने पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को देखने का ये एक बहुत अच्छा साधन है। पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को कैसे समझें, हमारा इस लाइफ में पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइफ को समझने के लिए, अपने पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को समझने के लिए आप अपने सबसे पहले लगन को देखिए। तो मैं आज आपको दो टेक्निक्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आसान तरीके से और उसके बाद में हम बात करेंगे भृगु बिंदु के लिए। देखिए, अगर अपने जीवन का, लाइफ का पर्पस समझना है तो आप उसको अपने नवमांश कुंडली से देख सकते हैं। लगन कुंडली के अंदर अपने लगन को देखिए और वहां से आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपके लग्नेश की कैसी स्थिति है, क्योंकि लगन ही आपको बताता है कि आपके आत्मा की, आपके सोल की डिजायर क्या थी, इस दुनिया में आने के पीछे आपका क्या पर्पस रहा। तो वहां से आप शुरुआत कीजिए और नवमांश कुंडली में जाकर हम डिकोड करेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, असेंडेंट आपको ये बताने की कोशिश करता है, आपका लग्न आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपने ये जन्म लिया क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का, आपके लाइफ का, आपके जीवन का पर्पस क्या है। ध्यान रखिएगा कि जो लगन है, जिसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर, ये ना तो आपका शरीर है और ना ही यह आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फर्स्ट हाउस है, ये आपके आत्मा की डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब यह है कि जिस कुंडली की हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये कुंडली ना तो आपके शरीर के जन्म की कुंडली है, ये कुंडली ना ही आपके आत्मा के जन्म की कुंडली है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वो ना तो कभी जन्म लेती है ना ही मरती है। तो यानी कि जब जो चीज ने जन्म नहीं लिया, जो मरी नहीं, तो उसकी कुंडली की हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं। और ये जो कुंडली है, आपके शरीर के जन्म की भी कुंडली नहीं है, क्योंकि आपका जो शरीर है ये पंच तत्वों से निर्मित है और ये पांचों के पांचों, 5 के 5 एलिमेंट्स आपके जन्म से पहले भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे और आपके जन्म के बाद में भी एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो जो चीज पैदा ही नहीं हुई, जिसने जन्म ही नहीं लिया, तो उस शरीर का मैं क्या एनालिसिस करूं। तो यानी कि ये जो एनालिसिस है, जिसको हम फर्स्ट हाउस बोल रहे हैं, ये आपके शरीर का, बर्थ का हाउस नहीं है। तो ना तो आपका शरीर मर रहा, ना आपकी आत्मा मर रही। यहाँ पे जन्म जिसने लिया है, ध्यान रखिएगा कि ये जन्म, ये आपकी सोल की डिजायर का बर्थ है। यानी कि जो जन्म हुआ है वो डिजायर का हुआ है, और जब आत्मा अपने उस डिजायर को पूरा कर लेती है तो अल्टीमेट जो डेथ है, यानी कि जो कंप्लीशन है, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, बेसिकली दैट इज द डेथ। तो आत्मा एक्सपीरियंस करने के लिए आई है इस दुनिया में, अपनी कुछ चीजों को, पास्ट लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्मास को लेके आती है, नई न्यू लाइफ में कुछ नए एजेंडास के साथ में आती है। और जब वो एजेंडास फुलफिल हो जाते हैं और आपके दोनों अकाउंट्स, पॉजिटिव कर्मा का और नेगेटिव कर्मा का, जब दोनों अकाउंट आपके टॉप अप हो जाते हैं, तो आत्मा अपनी फॉरवर्ड जर्नी के ऊपर आगे की प्लानिंग करके चली जाती है और नया शरीर धारण करती है अपने नए इनकारनेशन में। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट हाउस है आपके लगन कुंडली का, ये आपकी आत्मा की डिजायर को दिखाता है। ये डिजायर आपकी इनर वॉइस है, और ये जो इनर वॉइस है, बेसिकली डीप बर्निंग डिजायर है। दैट इज व्हाई यू हैव टेकन दिस बर्थ। जो आपने इनकारनेशन लिया है आत्मा ने इस लाइफ में आपके रूप में, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पर्पस देखना है तो कैसे देखें। सबसे पहले देखिए, लगन के अंदर जो राशि है वो कौन सी है। जो भी प्लेनेट की राशि वहां पे आ रही है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अपने साथ में लेकर आए हैं, वो आपके एजेंडा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो प्लेनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका असेंडेंट मंगल का है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो शरीर है वो एग्जैक्टली आपकी डिजायर के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करेगी। और मंगल की राशियां कौन सी हैं? मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो देखिएगा कि लगन के अंदर मेष राशि आ रही है, तो मेष राशि की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी कहीं ना कहीं एक सोल के पर्पस में ट्रांसफॉर्म होंगी, वो वहां पे कहीं ना कहीं यूज होंगी, यूटिलाइज होंगी। इसी तरह से जो वृश्चिक राशि आई हुई है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कीजिए, उसके 8th हाउस को चेक कीजिए आप अपने, तो वो चीजें आपको वृश्चिक राशि के लगन वाले व्यक्ति को वो नजर आएंगी अपने लाइफ में। लेकिन जैसे कि मान लीजिए, अगर शुक्र का लगन लेकर कोई पैदा हुआ, यानी टॉरस साइन में और लिब्रा साइन लेकर आया है, कि जो कि दोनों के दोनों साइन जो है जो वीनस से रूल होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वीनस क्या है? वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ एंजॉयमेंट, लग्जरी और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने ये दोनों लगन लेके आए हैं, तो लाइफ में आपके अर्थ त्रिकोण एक्टिव मिलेगा। और आप क्योंकि यहाँ पे इस लाइफ में आए हैं प्लेजर को एंजॉय करने के लिए। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा ने बहुत बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्लेजर को भी
बताया कि प्लेजर का भी एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में। धन संपत्ति से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, तो लाइफ में अर्थ त्रिकोण एक्टिव होता है, यानी कि आपके जीवन में पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे आप जरूर जाएंगे, और जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनेगी अगर आप ये दो लगन लेकर आए हैं तो। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि अगर आपका जन्म मिथुन और कन्या राशि में हुआ है, यानी कि मरकरी की राशियों में अगर हुआ है, तो मरकरी क्या है? मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट का भी प्लैनेट है ये। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को अपने इस जीवन में सबसे ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे। और क्यों अप्लाई करेंगे? अलग अलग चीजों को एनालाइज करने के लिए अपने जीवन में। तो यानी कि अगर आप इस तरीके के प्रोफेशन में चले जाते हैं जहां पर एनालिसिस, डेप्थ ऑफ एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ का सोल का पर्पस यहाँ पे मीट हो रहा है। और मान लीजिए अगर आपका कर्क राशि में जन्म हुआ है, यानी कि कैंसर साइन में अगर आपका जन्म है, कैंसर साइन आपके लगन में पड़ रहा है, दैट मीन्स चंद्रमा का लगन है, तो ये आपके इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और क्योंकि कर्क राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा कौन है? रानी है, क्वीन है। तो लाइफ लॉन्ग इनके पास में पैसे की कमी नहीं होती है, पैसा इनके पास में हमेशा रहेगा, मरते दम तक भी मनी को लेकर, पैसे को लेकर, चाहे पैसा कहीं से भी आए इनके पास में, चाहे ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, इनके पास में मनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था इनके पास हो जाएगी, क्योंकि रानी अगर सड़कों के ऊपर आ गई तो इसका मतलब है कि राजा, राजा कौन है? सूर्य। दैट मीन्स कुंडली के अंदर सूर्य अगर बहुत बुरी तरह से डैमेज है, यानी कि राज्य अब खतरे में आ गया है, आत्मा की कोई बल नहीं है, आत्मा बलहीन हो गई है, तभी कर्क लगन वाले व्यक्ति पैसे को लेकर तकलीफ में आ सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं आएंगे। अगर सिंह लगन लेकर आया है तभी भी व्यक्ति संघर्ष करता है पैसे को लेके, क्योंकि राजा का काम क्या है? राजा के सिर्फ दो ही काम है। एक तो उसका काम है अपनी प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा का ख्याल रखना, और दूसरा उसका काम है कि अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना और उसका एक्सपेंशन करना। तो ये जो सेकंड वाला जो पोर्शन है, यानी कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना और उसका एक्सपेंशन करना, ये मंगल के माध्यम से करता है, सेनापति के माध्यम से करता है। तो मंगल की मदद लेकर ये राजा इस तरह से काम करता है, और उससे क्या होता है कि राज्य के अंदर जो धन संपत्ति चाहिए होती है, जो ट्रेजरी में जो पैसा चाहिए होता है प्रजा के लिए, वो सारा इकट्ठा करता है। तो जो लियो साइन के, यानी कि अगर सिंह लगन लेकर आपने जन्म लिया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने पास में जितना भी कुछ पैसा होगा वो कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों के लिए खर्च करेंगे। दूसरे लोगों की मदद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो पर्पस है आपका, उसको आप मीट आउट कर रहे हैं। अगर सिंह लगन के व्यक्ति आप हैं और आप अगर गलत तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास बहुत नेगेटिव हैं और आगे की लाइफ भी आपकी डिफिकल्ट होने वाली है, ये भी निश्चित है। क्योंकि ये सूर्य का लगन है, धर्मात्मा सूर्य का लगन है, इसके अंदर छल कपट वैमनस्य एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे ईगो हो सकती है लेकिन मक्कारी और चोर बाजारी नहीं होती है। तो अगर इस तरीके की नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपकी आत्मा बहुत ट्रबल में है और पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास नेगेटिवली काम कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर धनु और मीन लगन यानी कि बृहस्पति का लगन लेकर कोई व्यक्ति अगर आया है तो जीवन में वो नोबेल कॉज करने के लिए आया है, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आया है, सोशल सर्विस उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, धर्म कर्म के काम उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रिलीजियस माइंडेड होगा वो व्यक्ति, वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन लेकर आएगा अपने जीवन में, मैनेजरियल स्किल्स उसकी अच्छी होंगी। तो अगर आप इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हैं इस लगन के व्यक्ति, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आत्मा की डिजायर फुलफिल हो रही है और अदरवाइज आप डिफिकल्टी में हैं। अगर मकर और कुंभ लगन लेकर अगर आप आए हैं, यानी कि शनि का लगन लेके आए हैं, तो आप इस जन्म में अपने देश की सेवा के लिए आए हैं, दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, आप सर्विस करने के लिए आए हैं। ये जो सर्विस है बड़े ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट होती है। जो शनि है वो निम्न तबके को भी दिखाता है, यानी कि वो मजदूर है। तो यानी कि जीवन में आपके लिए नौकरी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मजदूरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने परिवार का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे आप बहुत काम करते हैं और धीरे धीरे आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को भी प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन हार्डवर्क एंड एफर्ट्स। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट और हार्डवर्क से ही ऊपर पहुंचता है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, मकर लगन की कुंडली का, अमिताभ बच्चन की कुंडली है।
जन्म जब हुआ उनका, वहां से लेकर उनके सुपरस्टार बनने तक की जो कहानी है वो काफी डिफिकल्ट पैटर्न लेकर चली है, लेकिन अपनी मेहनत और अपने एफर्ट्स के बलबूते पे और अपने हार्ड वर्क के बलबूते के ऊपर वो एक बहुत सफल व्यक्ति बन सके। इस लगन को लेके आए, शनि के लगन को लेके। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी कि ये एंटरटेनिंग पीपल है, यानी कि इन दोनों लगन में आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। क्यों? ये एंटरटेनमेंट किसके लिए है? आपके सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है दूसरे लोगों के लिए, यानी कि यू हैव टू गिव हैप्पीनेस टू द अदर पीपल बाय योर ओन एक्शंस और डीड्स। इसीलिए जो है शनि का लगन दूसरों की सेवा करवाता है, दूसरों के लिए काम करवाता है। जहां पे आप वीनस का लगन आप देख रहे थे, एंटरटेनमेंट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मरकरी के लगन में भी आपका इंपॉर्टेंट था आपके लिए एंटरटेनमेंट, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से। तो ये आप अपने लिए कर रहे थे वो एंटरटेनमेंट, यहाँ पे एंटरटेनमेंट दूसरे लोगों के लिए है। जब हमने ये छोटे छोटे राशियों की बात करी, जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन अब ये जो लगन के जो लॉर्ड्स हैं, यानी कि आपका असेंडेंट लॉर्ड है, वो कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, आपके राशियों के जो प्रभाव है जिसमें आपने जन्म लिया है, तो आप असेंडेंट लॉर्ड की फिर पोजीशन देखिए कि कुंडली में कैसी स्थिति है उसकी। उन प्रभावों को कम या ज्यादा करने का काम असेंडेंट लॉर्ड की कुंडली में पोजीशन बताएगी। अपने लाइफ का पर्पस पता भी होता है, चाहे वो बहुत डीपली उसके बारे में जानते हो या उन्होंने महसूस किया, वो पर्पस पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता वो क्यों कर रहे हैं काम, किस लिए कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। और बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस पता भी होता है, लेकिन अपने जीवन में वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? रीजन ये है कि पर्पस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही फुलफिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ में जो पर्पस लेके आए हैं वो सारे जिंदगी भर वो पर्पस चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन भर मीटिंग ही करते रहें, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी मीटिंग का टाइम है तब आप मीटिंग करेंगे, बाकी समय आप कुछ और भी कार्य करेंगे। तो लाइफ का जो पर्पस है वो स्पेशल पीरियड में ही होता है, और वो तभी एक्टिवेट होता है जब आपकी असेंडेंट की दशा आएगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में असेंडेंट की दशा ही नहीं देखने को मिलती, उनको नसीब ही नहीं होती है, इसलिए लाइफ का पर्पस कई बार अधूरा भी रह जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी असेंडेंट की महादशा शुरू होगी, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके लग्नेश की यानी लग्न के मालिक की महादशा शुरू होगी, तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से कोई नई चीज शुरू करेंगे, नया काम शुरू करेंगे, और आपकी जो बॉडी होगी और माइंड होगा वो एक स्पेशल कॉज और स्पेशल एक्शन को लेकर चलेगा, जिसकी वजह से आत्मा ने इस इनकारनेशन को एक्सेप्ट किया और इस धरती पे आई है कुछ कार्य करने के लिए। तो असेंडेंट की महादशा उस कार्य को ट्रिगर करती है जिसके के लिए आपने यहाँ पे बर्थ लिया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने अपने जन्म के कुछ समय बाद से ही अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके के। तो आप देखेंगे कि उनकी लगन कुंडली के अंदर उनके लग्नेश की जो दशा थी उनके जन्म के कुछ समय बाद ही स्टार्ट हो गई। तो यानी कि अगर लगन की दशा, लग्नेश की दशा अगर आपके जीवन में तुरंत ही स्टार्ट हो रही है, तो आप जो भी आप पर्पस लेके आए हैं अपनी लाइफ में, वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली खुल करके आ जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनको गीता का पाठ याद है, के मुंह से मंत्र अपने आप निकलते हैं। 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है। कई लोग, जैसे एक एग्जाम्पल है जया कुमारी जी का, जो 5-6 साल से प्रवचन कर रही हैं। यानी कि छोटी सी चाइल्ड एज में उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा था, और उनकी जो दशा थी लग्नेश की दशा, वो जल्दी ही शुरू हो गई। तो यानी कि वहीं पर पैटर्न सेट हो गया, और वो जो डिजायर थी आत्मा की, वो उसी पैटर्न पर फुलफिल होने की तरफ चल दी। तो जो फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया है कि वो आपके जो शरीर है और आपका जो मन है उसकी इनर वॉइस है, आपकी आत्मा की इनर वॉइस है। शरीर को क्या चाहिए? तो वो आपके माइंड को, यानी कि आपकी सोल की डिजायर के अकॉर्डिंगली काम करती है शरीर, और मन के अकॉर्डिंगली काम करती है। तो ये जो इनर वॉइस है हमारे बॉडी को ड्राइव करने का काम करती है। ये डिसाइड होता है जहां पर आपका असेंडेंट लॉर्ड बैठा हुआ है, उस हाउस से, उस घर के जो प्रॉपर्टीज होंगी वहां से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लग्नेश, लगन का मालिक, अगर धर्म भाव में बैठा हुआ है, 9th हाउस में जाकर बैठा हुआ है,
तो आपको जोड़ देगा, आपको एजुकेशन के साथ में, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के साथ में जोड़ देगा, आपको धर्म के और अध्यात्म के साथ में कनेक्ट कर देगा, रिलीजियस एटीट्यूड माइंडसेट आपके लिए ले आएगा। अगर वो प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट है, पॉजिटिव का मतलब होता है बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे कि जुपिटर है, वीनस है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे रिलेट कर देगा आपको सूर्य के साथ में रिलेट कर देगा, यानी कि आपको फादर के साथ रिलेट कर देगा, क्योंकि 9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो सन को अपनी सपोर्ट देने लग जाएगा, कुंडली में चाहे सन कहीं पर भी बैठे हुए हो उसको सपोर्ट देने लग जाएगा, आप फादर के लिए कार्य करेंगे। तो लग्न का मालिक जो है कहां पर बैठा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। एक चीज और देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि लग्नेश की महादशा जब भी कभी आपके जन्म कुंडली में एक्टिवेट होगी तो आपकी लाइफ का पर्पस करवाएगी। और अगर ऐसे में लग्नेश का संबंध अगर आपके 10वें घर से भी बन रहा है, 10th हाउस से भी बन रहा है, जो कि आपका कर्म स्थान होता है, या लग्नेश कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, तब ये जो पर्पस है आपकी लाइफ में, ये आपसे बहुत एफर्ट करा करके फुलफिल होगा। मान लीजिए शनि जो है लग्नेश बन करके अगर आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो बहुत स्लो मूवमेंट होगा, आपको अपनी लाइफ का डिजायर को, उस गोल को फुलफिल करने के लिए काफी एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के ये चीजें आपको प्राप्त हो पाएंगी। मैं एक छोटी सी बात जो है 2 लगन के व्यक्तियों के लिए कहना चाहूंगा, और वो 2 लगन है राजा और रानी के। राजा कौन है? आपकी आत्मा, यानी कि सूर्य, सूर्य का लगन, यानी कि वो व्यक्ति जो कि सिंह राशि को अपने लगन में लेकर आए हुए हैं, और दूसरे वो व्यक्ति जो चंद्रमा का लगन यानी कि कैंसर साइन को लेकर आए हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति बहुत लकी हैं, बाय डिफॉल्ट जन्म से ही बहुत लकी हैं ये लोग। क्यों लकी हैं? क्योंकि ये लोग अपने असेंडेंट लॉर्ड को अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के दर्शन ये निरंतर रोजाना कर सकते हैं अपनी नेकेड आई से। तो इनके लिए अपने सोल की डिजायर को फुलफिल करना, अपने जीवन को सुचारू रूप से बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सूर्य और चंद्रमा यानी कि अपने पिता और माता की सेवा करने लग जाएं। जिंदगी के सारे पर्पस, गोल्स अपने आप फुलफिल होते हुए चले जाएंगे, जीवन बहुत आसान बन जाएगा। दूसरी बात है, सूर्य का लगन अगर आप लेकर आए हुए हैं तो एक रेमेडी आपके लिए कंपलसरी है कि आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए, कंपलसरी है। सूर्य के यानी कि राइजिंग सन के दर्शन आप जरूर कीजिए। वैसे ये जो रेमेडी है ये प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी हमारी डिजायर है वो आत्मा से ड्राइव हो रही हैं, तो इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए कंपलसरी है। लेकिन सूर्य के लगन लेके आने वाले व्यक्ति के लिए तो ये मैंडेटरी है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगर आपका चंद्रमा का लगन है तो चंद्रमा के लगन वाले व्यक्ति के लिए भी फुल मून डे को आप दूध, कच्चे दूध को चंद्रमा को अर्पित करें। और चंद्रमा पानी को भी कहा जाता है, तो बहता हुआ जो पानी है उसमें भी अगर आप कच्चे दूध को पूर्णमासी के दिन अगर आप अपने हाथों से, जब चंद्र उदय हो चुका है, अगर आप देते हैं तो यह आपके लगन को स्ट्रेंथ करने के लिए, आपके जीवन की डिजायर्स को, पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। अब हम जरा बात करते हैं आपकी नवमांश कुंडली की। देखिए, नवमांश कुंडली किसी भी हाउस का 1/9 है, इसलिए जो आपका नवमांश है ये 3 डिग्री 20 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो एक राशि है आपकी 30 डिग्री की आपके लगन कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली में 3 डिग्री 20 मिनट की जो स्पैन है वो आपके नवमांश को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 डिग्री 20 मिनट आपका जो है नक्षत्र का एक पद है, एक चरण है। एक चरण नक्षत्र का, आपके नक्षत्र की स्पैन कितनी होती है? 13 डिग्री 20 मिनट। और नक्षत्र के अंदर कितने चरण होते हैं, कितने पदा हैं? 4 पदा हैं। तो नवमांश कुंडली आपके नक्षत्र के एक पद को रिप्रेजेंट करती है, और उस नक्षत्र पद के अंदर आपका प्लैनेट कहां पर बैठा हुआ है इतने माइन्यूट लेवल पे आपको ये बताती है, नक्षत्र पदा लेवल के ऊपर। तो नवमांश कुंडली में अगर आप अपने लग्नेश की पोजीशन को देखते हैं और नवमांश कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपने जीवन के पर्पस को समझने में बहुत मदद मिल जाती है। एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको नवमांश से। नवमांश कुंडली देखिए और उसमें अपने प्लैनेट्स की स्थिति को देखिए, और अपने नवमांश कुंडली को 4 हिस्सों में तोड़ दीजिए। कैसे? 4 हिस्से कौन से हैं? 4 आपके तत्व मैंने आपको बताए थे, 4 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इन 4 हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं, यानी कि 4 ट्राइन्स बनाइए। तो अग्नि तत्व वाली ट्राइन कौन सी है? 1, 5, 9। देखिए कि इन 1, 5, 9 राशियों में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। काउंट दोज नंबर ऑफ प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग योर राहु एंड केतु को भी आप काउंट कर सकते हैं, उनको भी काउंट कर लीजिए, क्योंकि राहु एंड केतु हमारे को पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो तीनों प्लैनेट को आपने तीनों राशियों में प्लैनेट्स को काउंट करा। इसी तरह से आपने पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, तो इन तीनों राशियों में देखिए कि कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं। इसी तरह से वायु तत्व की राशियों में यानी 3, 7, 11 राशियों में देखिए कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, और फाइनली जन तत्व की राशियों में यानी 4, 8, 12 राशियों में देखिए कि कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। जिन भी राशियों में आपको सबसे ज्यादा प्लैनेट अगर आपको मिलते हैं तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि आपके लाइफ में जो टिल्ट है वो किस तरफ है, क्योंकि अग्नि त्रिकोण आपका धर्म त्रिकोण है। अगर अग्नि वाली राशियों में ज्यादा प्लैनेट्स आपको बैठे हुए हैं, 9 प्लैनेट्स में से मान लीजिए 4 प्लैनेट आपके अग्नि तत्व की राशियों में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ का जो पर्पस है वो धर्म त्रिकोण के ऊपर टिल्टेड है, यानी कि धर्म के लिए आपने काम करना ही पड़ेगा। इस कर्म को आप अपने करंट लाइफ में जो आप एक्शंस कर रहे हैं उसके साथ जोड़कर देखिए। अगर आप धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं, धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, तब तो ये अग्नि त्रिकोण आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मास हैं वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आपके जीवन को आसान बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर आपका फोकस लाइफ में धर्म की तरफ टिल्टेड नहीं है, आप अधर्म की तरफ अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल वर्क नहीं है, अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा आपको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने आगे आने वाले जीवन में कष्ट उठाएं, और उसके बाद वाली जो लाइफ है वो भी आपकी संघर्षपूर्ण हो सकती है। तो यानी कि तत्वों को समझकर देखिए कि जहां पर भी आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स आपको नवमांश कुंडली में बैठे हुए मिलेंगे वही आपको जीवन में टिल्ट करवा देगा आपके फोकस को। अब जब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मान लीजिए अग्नि तत्व के राशियों में ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो पर्पस है वो रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ टिल्टेड है। और इसका मतलब एक और भी है, क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, अग्नि तत्व जो है डिफॉल्ट सेटिंग है। मेष राशि की कुंडली उठाकर देखिए, डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगी आपको ऐसे करके 1, 5, 9। तो सबसे पहली राशि जो है हमारे ज़ोडिएक की कौन सी है? मेष राशि है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग हमको रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो सोल है जब वो परमात्मा से जब डिटैच होकर आई है, डिटैच कह लीजिए, या जब हमारे परमपिता परमेश्वर ने जब फर्स्ट इनकारनेशन हमारे रूप में लिया, हमारी आत्मा के रूप में लिया, तो जितनी प्योरिटी आपके पास होती है वो आपको अपनी आत्मा में वो प्योरिटी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब यह भी है कि आपकी आत्मा के पास में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस दोनों की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और आप डेफिनेटली कनेक्ट होकर इन कार्यों को करेंगे। तो अपने कार्यों को पहचानिए और ये चेक करिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो धर्म का एक काम होता है डू द राइटियस डीड, तो यानी कि अगर आप राइटियस डीड कर रहे हैं तब तो बिल्कुल धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरी बात, धर्म का एक डेफिनेशन है कि दूसरे लोगों की मदद करना, दूसरे लोगों के साथ में संबंध बनाना, उनके साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। अगर आप ये कार्य भी कर रहे हैं तब आपको धर्म का पर्पस फुलफिल हो रहा है, यानी कि आपकी लाइफ का, आपकी सोल का, आपकी डिजायर जो है सही डायरेक्शन में जा रही है। अब अर्थ तत्व की, पृथ्वी तत्व की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर पृथ्वी तत्व में अगर आपने जन्म लिया, पृथ्वी तत्व की राशियां आपके ज्यादा प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है आपके नवमांश कुंडली के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर इस लाइफ में वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए आए हैं, यानी कि पर्पस आपके सोल का ये हो जाएगा कि अपने जीवन में वेल्थ का मैक्सिमम एक्यूमुलेशन आप कैसे कर सके। जब आपके लाइफ का पर्पस वेल्थ एक्यूमुलेशन हो गया तो आपके लिए एक कंपलसरी एक एक्शन बन गया है, इस जीवन में एक पर्पस बन गया है, और वो पर्पस है दैट यू शुड डोनेट एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा डोनेशन आप करते चलेंगे आपकी लाइफ बैलेंस आउट होकर आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, क्योंकि अर्थ तत्व के राशियों में अगर प्लैनेट्स ज्यादा बैठे हुए हैं तो वेल्थ एक्यूमुलेशन तो आप करेंगे, बट अगर आप कंजूस बन गए, माइजर बन गए, यू आर नॉट डोनेटिंग, तो यही अर्थ तत्व की राशियां आपको फंसा के रख देंगी, जीवन कष्ट में बना देंगी। अब अगर कामा ट्रायंगल की बात करी जाए तो कामा ट्रायंगल आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप यहाँ पर अपने जीवन में अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए आए, और बहुत सारे समय पर आप देखेंगे कि इस जीवन में आपकी इच्छाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आप दूसरों की इच्छाओं को दबाने लग जाते हैं। तो आपने अपनी इच्छाओं को फुलफिल करना है, वो तो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो मेजर प्लैनेट्स अगर एयर साइन में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए एक एक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली
क्योंकि एयर तत्व की राशियां आपको जब इच्छा की बात करती हैं तो यहाँ पे सर्विंग टू दी पेरेंट्स आ जाती है, सर्विंग टू दी अदर पीपल आ जाती है। क्योंकि अगर आप दूसरों की इच्छाओं का वैल्यू नहीं कर रहे हैं और अगर आप पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये एयर तत्व की राशियां आपको, क्योंकि ये कामा त्रिकोण है, यहाँ पे फंसा कर रख देंगी और आपकी सोल को आसानी से लिबरेशन की तरफ नहीं लेके जाने पाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप पेरेंट्स की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें अगर एयर तत्व की राशियों में आपने जन्म लिया है, और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोशिश करें। अब मान लीजिए अगर जल तत्व की राशियों में आपका जन्म है तो जल तत्व की राशियां क्या दिखाती हैं? 4, 8, 12 की मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप आए हैं जिसमें टू रिलीज एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जन्म लिया है कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा की राशि के है, रानी की राशि है, उसके पास में खूब वेल्थ है, तो यानी कि उसको कभी पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है। पास्ट लाइफ में उसने इतना एक्यूमुलेट करके रखी हुई है वेल्थ कि इस लाइफ में उसे दूसरों के लिए खर्च करना है, अपनी प्रजा के लिए खर्च करना है। इसलिए वो जो पैसा उसके पास एक्यूमुलेटेड है वो क्यों आया उसके पास में, क्यों लेके आई है आत्मा? टू गिव इट टू द अदर पीपल। तब आपको अपने जीवन को, अपने मोक्ष त्रिकोण को फुलफिल करने में मदद प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि अगर आपने मोक्ष त्रिकोण के अंदर अगर आपने जन्म लिया है, आपकी कुंडली के अंदर नवमांश कुंडली में अगर मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है बाय द प्लेसमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैनेट्स देयर इन, तो इसका मतलब यह है कि आपके चारों तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमेशा घूमते रहेंगे। क्योंकि जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा जनरल पब्लिक को दिखाता है, आम पब्लिक को दिखाता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ में आप घिरे रहेंगे। वो बहुत सारे लोगों के साथ में आप क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि आपने जन्म लिया है उनके लिए आपने कार्य करना है। और जीवन में जितने भी लोग आपके पास आए हैं वो कोई ना कोई स्पेशल एजेंडा लेके आपके पास आते हैं। अब वो एजेंडा कौन सा होता है? हर व्यक्ति किसी ना किसी पर्पस से आपके पास में आएगा। और आप देखेंगे जितने भी कैंसर साइन वाले 4, 8, 12 राशियों को लेकर आए, कैंसर साइन हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस साइन हो गया, जरा आप इनसे पूछिए, इनकी जरा एंड लाइफ देखिए, अंतिम समय जीवन का। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोर देन 90% ऑफ द पीपल यू विल सी कि अपने जीवन में अंतिम क्षणों में अकेले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी स्टेज आती है जीवन में जहां पर हर एक व्यक्ति इनको छोड़कर चला जाता है। क्योंकि वो जो भी व्यक्ति इनके लाइफ में आए थे, बहुत ज्यादा ये पब्लिक लाइफ में रोल इनका रहता है। ये सारे व्यक्ति अपने अपने अकाउंट इनके साथ में सेटल कर लेते हैं और जैसे ही उनका अकाउंट सेटलमेंट हो गया वो इनको छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है कि मोक्ष का संधि विच्छेद क्या है? मोक्ष को बोलते हैं मोह प्लस क्षय। यानी कि जब मोह का डिके हो गया तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि जब भी मोह में रिडक्शन आप देखेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे अकाउंट सेटल होते जाएंगे ये व्यक्ति अकेले होते जाते हैं लाइफ में और अल्टीमेटली इनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे संबंध छूटते चले जाते हैं, यहाँ पे वेल्थ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने की तरफ चल जाती है। अगर वो जल तत्व की राशियों में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैनेट्स आपके नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं और अगर आपके अंदर मोक्ष के प्रति इच्छा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी डिजायर नहीं है, तो यू आर मूविंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, रेस्ट एश्योर्ड। आप उसके बाद फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड यानी लगन का मालिक अगर 9वें घर में और 11वें घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि केंद्र का मालिक बन करके त्रिकोण में बैठा हुआ है, विच इज वेरी गुड। लेकिन साथ ही साथ अगर लग्नेश 11th हाउस में भी बैठा है तभी भी अच्छा है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अगर लग्नेश 6, 8, 12 यानी त्रिक भावों में चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में अपने जीवन के जो गोल्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, लाइफ की जो एम्स हैं, उनको फुलफिल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बहुत सारे एनिमीज को आपने झेलना पड़ेगा, बड़े सारी इलनेसेस को आपने झेलना पड़ेगा अपने जीवन में, डिजीजेस के चक्कर में आप फंसेंगे, कई सारे डर आपके मन में अनावश्यक रूप से पैदा हो जाएंगे, फियर आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। ऐसे लोगों को मेरी एक सलाह रहेगी जिनके की लग्नेश 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए हैं, उनको मैक्सिमम डोनेशन करना चाहिए। और डोनेशन किस तरीके का करना चाहिए कि अपना जो असेंडेंट का प्लैनेट है यानी कि जो लगन का जो मालिक है, जो 6, 8, 12 घरों में बैठा हुआ है, उस प्लैनेट की जितनी भी चीजें होती हैं उससे संबंधित उनको डोनेट करने लग जाइए, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को अपने असेंडेंट का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत सारे ज्योतिषी उनको जिनके असेंडेंट
6 8 12 घरों में बैठे हुए हैं, उनको उसका रत्न पहना देते हैं, कहते हैं कि लग्नेश है, लग्नेश तो हमेशा शुभ होता है, तो इसका आप रत्न पहन लीजिए। मान लीजिए मेष राशि है, मंगल लगन का मालिक बनकर 6 8 12 घरों में बैठा हुआ है और आपने मूंगा पहन लिया, तो वो मंगल आपके तबाही का कारण बन जाएगा। तो इसी तरह से लग्नेश अगर आपका 6 8 12 घरों में बैठा हुआ है, वीक कंडीशन के अंदर है, तो उसको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके संबंधित, उनका आप दान करिए, और साथ ही साथ आप उस प्लैनेट के बीज मंत्र का जप कीजिए। और साथ ही साथ आपके जीवन में एक और एक्शन आपने लेना पड़ेगा, वो है अपने वजन के बराबर अनाज का दान देना, यानी तुला दान देना। तो तुला दान देने से भी आपके पर्पस को मीट करने में आपको मदद प्राप्त होगी। 2 चीजें मैंने बताई। अब इसके साथ साथ एक और मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं कि पर्पस ऑफ लाइफ को देखने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, वो है डेस्टिनी पॉइंट। डेस्टिनी पॉइंट को हमारे जो भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि ने दिया। तो भृगु ऋषि ने भृगु बिंदु बनाया, इसलिए इसका नाम ही हो गया भृगु बिंदु। तो भृगु ऋषि ने हमारे को सिद्धांत दिया था, ये हमारे पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मास हैं, जो कि हमारे इस जन्म में पर्पस बन के आए हुए हैं, उन सबको, हमारे लाइफ की मेजर इवेंट्स को जो कि हमारे जीवन में घटने वाली हैं, उन सबको बताने का काम करता है। तो ये जो डेस्टिनी पॉइंट है, भृगु बिंदु है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं आपके साथ में। भृगु बिंदु को चंद्रकला नाड़ी के अंदर मेंशन किया गया। इस बिंदु के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा स्टोर होते हैं। तो हमारे जितने भी हमने हमारे पास्ट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि खाली इमीडिएट पास्ट लाइफ। हमने अगर मान लीजिए 1 लाख जीवन जिए हैं, तो वो सारी की पास्ट लाइफ के जो है जितने भी एक्यूमुलेटेड पेंडिंग कर्मास हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्यूमुलेट होकर हमारे भृगु बिंदु के ऊपर जाकर स्टोर होते हैं। इसलिए ये जो भृगु बिंदु है हमारे लिए एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे सोल की जर्नी को डिकोड करने के लिए और हमारे लाइफ के पर्पस को समझने के लिए। ठीक है, ये भृगु बिंदु क्या चीज है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। भृगु बिंदु को समझ लेते हैं, फिर हम इसको और फर्दर डिकोड करेंगे। देखिए, जो डेस्टिनी पॉइंट है, भृगु बिंदु जिसको हम कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे आप लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज को ऐड कर रहे हैं राहु की और चंद्रमा की। तो यानी कि राहु की डिग्रीज को उठाइए, आप लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज को उठाइए, और चंद्रमा की लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज को उठाइए। डिग्रीज को उठाने का मतलब यह है कि मैं डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों की बात कर रहा हूं, खाली डिग्री की बात नहीं कर रहा। जैसे कि किसी व्यक्ति के कुंडली में, लगन कुंडली में राहु मान लीजिए मीन राशि में बैठा हुआ है, 18 डिग्री 11 मिनट 49 सेकंड का होकर बैठा हुआ है, और मान लीजिए उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कर्क राशि में 29 डिग्री 59 मिनट 14 सेकंड का हो बैठा हुआ है। तो ये जो 2 डिग्रीज हमको मिली हैं राहु की और चंद्रमा की, इनको आप ऐड कर लीजिए, साइन के साथ में ऐड करना है। साइन के साथ में ऐड करने का मतलब हो गया कि राहु की 18 डिग्री 11 मिनट 49 सेकंड कितने हो गए हमारे स्पाइसिस साइन के अंदर, 348 डिग्रीज 11 मिनट 49 सेकंड्स। और मून क्योंकि कैंसर में बैठा हुआ है, तो जेमिनाई तक कितने निकल गए आपके, 90 डिग्रीज हो गए। 30 डिग्री का एक राशि है, तो 90 डिग्रीज प्लस 29 डिग्री 59 मिनट और 14 सेकंड, और उसमें ऐड कर लीजिए, तो वो मून की डिग्री आ गई। अब आप इन दोनों डिग्रीज को आपस में जोड़ लीजिए, चंद्रमा की और राहु की। जो भी टोटल आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड आप कर देंगे तो इनका दोनों का, राहु और चंद्रमा का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट है बेसिकली वो ही आपका डेस्टिनी पॉइंट है, जिसको हम भृगु बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये जो भृगु बिंदु आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, इसको आप नोट करिए और देखिए कि ये कौन सी राशि में पड़ रहा है। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, इसको जब आप दोनों को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएंगी टॉरस साइन, क्योंकि 30 डिग्रीज तो आपकी हो गई एरीज साइन में, ये आपके बन जाएंगी डेस्टिनी पॉइंट। तो अब आपको डेस्टिनी पॉइंट पता लग गया, आपको यह भी पता लग गया कि आपकी कुंडली में डेस्टिनी पॉइंट कौन से घर में पड़ रहा है, यह भी पता लग गया अब आपको। तो अब यहां से आप एनालिसिस करके सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं, जिस घर में और जिस राशि में आपका डेस्टिनी पॉइंट पड़ रहा है, वो राशि और वो घर और उस घर में बैठे हुए प्लैनेट्स आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं, जो मेजर इवेंट्स मिलेंगी आपको, जिनको आप एक्सपीरियंस करेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डेस्टिनी, वो आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं बनकर आएंगी। ये आप बहुत अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिएगा। ये जो घटनाएं होंगी, ये जो एरियाज हैं आपके लाइफ के,
यहाँ पे आपको मेजर हैप्पीनेस और मेजर सक्सेस भी मिल सकती है, और इसी भृगु बिंदु के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर आपके जीवन में मेजर फेलियर और मेजर बीमारियां, बड़ी बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। यानी कि किसी भी एंगल के ऊपर आप देखेंगे, ये आपके जीवन में कोई छोटी मोटी टर्निंग पॉइंट्स नहीं होंगे, ये बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर आपके इस राशि में, भृगु बिंदु वाली राशि में अगर जन्म के समय में बैठा हुआ है, या ट्रांजिट के समय में अगर कोई प्लैनेट इस घर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, या इस राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो जैसे ही ये हाउस आपका एक्टिव होगा, आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास अनफोल्ड होकर आपकी लाइफ की डेस्टिनी को सेट करने का काम कर जाएंगे और आपसे वो कार्य करवा के चले जाएंगे। आपके जो भी प्लैनेट्स होंगे वो आपके डेस्टिनी पॉइंट को या तो वहां पर बैठे हुए हैं, या ट्रांजिट में उन प्लैनेट्स को एक्टिव कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई प्लैनेट ट्रांजिट के समय में या आपकी लगन कुंडली में ही इस डेस्टिनी पॉइंट को एस्पेक्ट कर रहा हो, यानी कि दृष्टिपात कर रहा हो उसके ऊपर। तो ये जो भी प्लैनेट्स हैं और जो राशि वहां पे आपकी भृगु बिंदु पे आ रही है, जो भी प्लैनेट्स उस घर में बैठे हुए हैं, वो आपके जीवन की एक दशा और दिशा दोनों को सेट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रांजिट इसको एक्टिवेट करेगी। अब ट्रांजिट जब एक्टिवेट करेगी तो इसको एनालाइज करना हमारे लिए जरूरी हो गया। तो कैसे एनालाइज करते हैं, तो मैं आपको 2-3 थंब रूल दे देता हूं। पहला थंब रूल तो ये हो गया कि अगर बेनिफिक प्लैनेट आपके भृगु बिंदु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, बेनिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? वीनस है, जुपिटर है, मून है, इवन मरकरी ऑल्सो। तो अगर ये 4 प्लैनेट्स अगर आपके भृगु बिंदु को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि उन्हीं सेम डिग्रीज के ऊपर जब भी वो प्लैनेट आएंगे ट्रांजिट के समय पे, उस घरों से वो ट्रांजिट कर रहे होंगे, उन राशियों पे से ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको जीवन में बहुत मेजर इवेंट्स देखने को जरूर मिलेंगी। आप उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो भृगु बिंदु आपको ये बताएगा कि वो कहां पर पड़ रहा है। यानी कि अगर वो 6, 8, 12 घरों में पड़ रहा है और नेगेटिव और मैलिफिक प्लैनेट्स अगर उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, अगर ये उस भृगु बिंदु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, जब भी उस डिग्रीज के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर भृगु बिंदु 6th हाउस में पड़ रहा है, सैटर्न का, राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, तो कोई बहुत लंबे समय चलने वाली मेजर बीमारी आपको देकर चला जाएगा। 6ठा घर लिटिगेशन का होता है, लिटिगेशन में फंसा के चला जाएगा आपको, बिकॉज ऑफ दी पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा। 6th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एनिमी, तो आपकी किसी के साथ शत्रुता करा देगा और गलत तरीके के कार्य करवा करके आपके जीवन को और कठिन बनाने का काम करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए भृगु बिंदु आपका 8th हाउस में पड़ रहा है और मैलिफिक प्लैनेट उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये बहुत ही निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक्सीडेंटल चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, आपके अपने कहीं छोड़ करके आपको जा सकते हैं और आपको मजबूर कर देंगे, आपकी लाइफ में डर लेकर आ जाएंगे, आप छोटी छोटी चीजों पे भी डरने लग जाएंगे, फोबिया आपके मन में एंटर कर जाएगा। खास तौर पे अगर राहु 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है ट्रांजिट में, और अगर 8th हाउस में जल तत्व की राशियां आ रही हैं, और खास तौर पे अगर वहां पे चंद्रमा को अफ्लिक्ट कर रहा है राहु, या कैंसर साइन अगर आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है और उसी के ऊपर भृगु बिंदु आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप इतने डर जाएंगे, छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को अफेक्ट कर जाएंगी, बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव प्रॉब्लम्स दे सकता है वहां पे। इसी तरह से अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो आपसे मेजर एक्सपेंसेस करा सकता है, आपसे अनावश्यक रूप से कुछ एक्सीडेंट करा देगा, आपको हॉस्पिटलाइज करा देगा और आपको विदेश में भी भेज सकता है जहां पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के भृगु बिंदु आपको अगर मैलिफिक घरों में, त्रिक भावों में अगर बढ़ रहा है और मैलिफिक्स की अगर ट्रांजिट हो रही है, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसके विपरीत अगर त्रिक भावों में भी अगर डेस्टिनी पॉइंट आपका आ रहा है और उसके ऊपर से अगर बेनिफिक प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है, तब आपको कुछ ना कुछ सक्सेस तो वो भी दिला कर जाएगा, तभी भी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मान लीजिए जुपिटर की ट्रांजिट भृगु बिंदु के ऊपर से हो रही है, 6ठे घर में मान लीजिए भृगु बिंदु पड़ रहा है आपका, तो इसका मतलब यह है कि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, आपके लक और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास। तो जब भी वो भृगु बिंदु के ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो आपको विजडम, लक और स्पिरिचुअलिटी दे जाएंगे, यानी कि आपको तकलीफ जरूर आएगी जीवन में, लेकिन उस तकलीफ से बचाकर भी लेके चले जाएंगे आपको। दैट मीन्स यू विल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी एंड पास्ट लाइफ के गुड कर्म जो आपने करे थे, गुड कर्मास जो थे आपके, वो इस लाइफ में डेस्टिनी के रूप में आके आपकी मदद करके इन दी फॉर्म ऑफ जुपिटर आपको बचा करके लेके चले जाएंगे। इसी तरह से आप दूसरे प्लैनेट्स को भी समझ सकते हैं।
और जब भी ये सपोर्ट मिलती है, ये किसी ना किसी के माध्यम से मिलती है। मान लीजिए जुपिटर है तो, या मान लीजिए अगर आपका मरकरी है तो दोस्तों के माध्यम से दिलवा देगा, और अगर शुक्र है तो किसी स्त्री के माध्यम से मदद दिलवा देगा। शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है भृगु बिंदु पे से छठे घर में, तो 6th हाउस में जो वीनस होता है वो वहां पे उसकी डेबिलिटेशन राशि पड़ती है, कन्या राशि पड़ती है आपकी डिफॉल्ट सेटिंग पे, तो यहाँ पे नीच का हो जाता है। लेकिन फिर भी बिकॉज वो बेनिफिक प्लैनेट है, तो किसी स्त्री के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से आपको मदद प्राप्त हो जाएगी, जो आपको डिफिकल्ट पीरियड से बाहर निकाल कर ले जाएगी। साथ ही साथ अगर जुपिटर है तो जुपिटर आपके बड़े बुजुर्गों का साथ दिखाता है, आपको आपके गुरुओं का साथ दिखाता है। किसी गुरु के माध्यम से आपको मदद प्राप्त हो जाएगी, उसकी ब्लेसिंग से आप बचकर निकल के चले जाएंगे। तो इस तरह से आप भृगु बिंदु को समझ सकते हैं। और अगर ये भृगु बिंदु केंद्र और त्रिकोण में पड़ रहा है, यानी कि 1, 4, 7, 10 घरों में पड़ रहा है, या फिर आपके 5 और 9 में पड़ रहा है, तो ये जो 6 के 6 घर हैं, जब भी इस पे से बेनिफिक प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे इस भृगु बिंदु के ऊपर से, तो बहुत ही डिसेंट और बहुत एक्सलेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास, जो कि आप वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर सके थे, तो इस लाइफ में वो सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भृगु बिंदु आपके डेस्टिनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हैं इस चीज को। और अगर भृगु बिंदु आपके मारक भावों में पड़ा हुआ है, तो मारक भावों में भी जो कारका प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर है, वीनस है सेकंड हाउस में, मारका हाउस है सेकंड हाउस, तो वहां पर भी जुपिटर और वीनस जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देके चले जाएंगे, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचाकर लेके चले जाएंगे। आप ऐसे इसको डिकोड कर सकते हैं। भृगु बिंदु इतना इंपॉर्टेंट आपके चीजों को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। तो इसलिए आप ट्रांजिट्स को देखिए और प्लैनेट्स को देखिए और काफी कुछ डिकोड कर लेंगे आप। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कैसे देखें कि वो पेंडिंग कर्मा जो है आपको अच्छा रिजल्ट देंगे या खराब रिजल्ट देंगे। कुछ तो मैंने इंडिकेशन आपको दे दी। अब मैं आपको एक मैथमेटिकली एक सटीक फार्मूला देता हूं, जिसके के बेसिस के ऊपर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप देखिए कि भृगु बिंदु आपका किस घर में पड़ रहा है, किस राशि में पड़ रहा है, कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं और कौन से प्लैनेट्स वहां पर बैठे हुए हैं। अब इतनी चीज आपने नोट कर ली, तो मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि आप वो देखिए कि जहां पर भृगु बिंदु बैठा हुआ है और उस घर के अंदर 30 से ज्यादा यानी 30 से ज्यादा अष्टक वर्गा पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 30 से ज्यादा अष्टक वर्गा पॉइंट आपके उस भृगु बिंदु वाले घर में पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब आपको पेंडिंग कर्मास के रूप में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर 25 से कम पॉइंट्स अगर उस घर के अंदर हैं, तो तैयार हो जाइए कि जब भी वो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होगी उस भृगु बिंदु के ऊपर से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और त्रिक भाव में है तो नेगेटिव रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड होकर आपके पास में आएंगे। अब इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जिस घर में भृगु बिंदु पड़ रहा है, जो भी राशि वहां पे है, उसका लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है। तो जो हाउस लॉर्ड होगा उसके भिन्नाष्टक वर्ग में जाइए और देखिए कि उस घर में जिस भी प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, उस ट्रांजिट वाले प्लैनेट को ये हाउस लॉर्ड अपने भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स दे रहा है। अगर वो पॉइंट्स 4 से ज्यादा हैं, 4 से ज्यादा हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर वो प्लैनेट ट्रांजिटिंग प्लैनेट को 4 से कम पॉइंट दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको तकलीफ आएगी, ये भी निश्चित है। तो मैंने इसके बेसिस पे आपको बताया कि पेंडिंग कर्मा का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, ये आप अपने अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ और उसके बाद में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भिन्नाष्टक वर्ग का पॉइंट है, सबसे पहले देखिए कि जहां पर भी भृगु बिंदु पॉइंट है आपका, जिस घर में भी, उस घर में मान लीजिए 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं और 3 प्लैनेट देखिए और उसके ऊपर मान लीजिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो 3 प्लैनेट जो भी बैठे हुए हैं, यानी कि मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है वहां पे, शनि बैठा हुआ है और मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है। तो आप सूर्य, मंगल और शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में जाइए और देखिए कि ये तीनों प्लैनेट जुपिटर को यानी ट्रांजिटिंग जुपिटर को कितने पॉइंट दे रहे हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, वो तो आप चेक कर लेंगे। बहुत अच्छी बात हो गई। अब ये जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट है जुपिटर, इसकी कंडीशन को आप चेक कीजिए केपी चार्ट में जाकर। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको केपी की नॉलेज है, वो ये देख सकते हैं कि केपी में कौन कौन से हाउसेस को ये प्लैनेट एक्टिवेट कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव हाउसेज हैं, जैसे कि 2, 6, 10, 2, 6, 11 इस तरीके के अगर आपको नंबर्स मिल रहे हैं वहां पे, तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
इसके अलावा दूसरा सेकंड प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं कि आपको कंडीशन चेक करनी है अपने प्लेनेट की जिसमें वो भृगु बिंदु पड़ रहा है, और चेक कीजिए कि उस प्लेनेट की कंडीशन जो है केपी में कैसी है, उसका जो लॉर्ड है उसकी कंडीशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सूर्य, मंगल और शनि का बताया आपको। मान लीजिए भृगु बिंदु जिस घर में पड़ रहा है वो शुक्र का घर है, मान लीजिए तुला राशि आती है, तो तुला राशि का मालिक कौन हो गया? शुक्र हो गया। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि शुक्र की केपी चार्ट के अंदर कैसी कंडीशन है। शुक्र की चीजों को देख लीजिए कि क्या नंबर्स वो थ्रो कर रहा है। साथ ही साथ आप ये चेक कीजिए कि जो तीनों प्लैनेट हैं जो कि आपके ट्रांजिटिंग प्लैनेट से एक्टिवेट हो रहे हैं, ये क्या नंबर थ्रो कर रहे हैं। अगर ये 6, 8, 12 हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नक्षत्र लेवल के ऊपर और कस्पल सब लॉर्ड लेवल के ऊपर 6, 8, 12 नंबर थ्रो कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स आपको बहुत नेगेटिव मिलने वाले हैं, ये भी निश्चित है। तो यानी कि प्लैनेटरी कंडीशंस आप केपी में भी चेक कर लीजिए विनाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग के साथ साथ। अब एक तीसरा फाइनल प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं कि जहां पर आपका भृगु बिंदु एग्जिस्ट कर रहा है उस घर को कौन कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंडीशन को भी आप केपी चार्ट में देख लीजिए। अगर वो प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट है, उनकी एस्पेक्ट अच्छी है, यानी कि उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, और जो घर है जहां पर आपका भृगु बिंदु बैठा हुआ है तो उसके मालिक के साथ में इन प्लैनेट्स की एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप है या एनिमिटी है, वो चेक कर लीजिए। अगर वो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, अच्छे नंबर थ्रो कर रहे हैं, तो अभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर वो एनिमी प्लैनेट्स हैं, निगेटिव नंबर्स 6, 8, 12 जैसे अगर थ्रो आउट कर रहे हैं, 5, 8, 12 दे रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे एज पार्ट ऑफ योर पेंडिंग कर्मा। तो ये मैंने छोटी सी चीजें आज आपको भृगु बिंदु के बारे में और पेंडिंग कर्मास के बारे में बताई हैं। ये मेजर रोल प्ले करती है आपके जीवन में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिट में जब भी भृगु बिंदु एक्टिव होगा, जब भी आपका डेस्टिनी पॉइंट एक्टिव होगा, आपके जीवन में मेजर इवेंट्स ट्रिगर करेंगी और वो ट्रिगर आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा और उसको डिकोड करिए और अच्छे रिजल्ट्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।